गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 21 जुलाई और आज के इस सेशन में 21 जुलाई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। रानिल विक्रमसिंघे बने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। सऊदी अरब के जेद्दा शहर में जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन हुआ संपन्न। मनोज कुमार बने खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष। नई दिल्ली से कारगिल युद्ध स्मारक तक सेना मोटर बाइक अभियान को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया स्प्रिंट चैलेंज का शुभारंभ। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप मेराज खान ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया बियॉन्ड द मिस्टी बेल पुस्तक का विमोचन। 35 सालों तक देश की सेवा करने के बाद रिटायर हुई भारतीय नौसेना पनडुब्बी INS सिंधु ध्वज। नीदरलैंड ने जीता FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नमस्ते योजना की गई तैयार। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कल की क्लास के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। खबरों में रही नामसाई घोषणा किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये सीमा विवाद से संबंधित है। हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच एक समझौता हुआ है जो कि नामसाई स्थान पर हुआ है, इसीलिए इस समझौते को नाम दिया गया नामसाई घोषणा पत्र। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर किसने बनाया है? तो ये ITBP के द्वारा बनाया गया है और ये उत्तर भारत का पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर है। देश के मौद्रिक और राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए अस्थिर प्रभावों का हवाला देते हुए क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है RBI के द्वारा। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सशक्त बनाने हेतु जागृति नाम का शुभंकर किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो इसे लॉन्च किया गया है उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा। आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन आइकॉनिक सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। यात्रियों को उनके अधिकारों के जानने में मदद करने के लिए UK ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है। तेलंगाना ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में डेटा के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ भागीदारी की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत के 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी कि जो वर्तमान में कौन है, तो NB रमन्ना के द्वारा किया गया है। सर्बिया में आयोजित 15वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन पैरासिन जीत लिया है R प्रज्ञानंद ने। हैप्पीनेस उत्सव 2022 मनाया गया है नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। कारगिल युद्ध स्मारक मोटरसाइकिल अभियान दल को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर द्रास यानी कि लद्दाख के लिए रवाना किया गया है। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड जो कारगिल युद्ध है ना, ये 1999 में हुआ था। और आप सभी को बता दें कि जो ये रैली निकाली गई है ना, ये कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर विजय के 23 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में और आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना का समारोह मनाने के लिए भारतीय सेना द्वारा ये रैली का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स इस रैली को हरी झंडी किसने दिखाई है? तो थल सेना उपाध्यक्ष यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही मैं आपको बता दें कि 26 जुलाई 2022 को कारगिल युद्ध स्मारक यानी कि द्रास लद्दाख में इस अभियान के समापन से पूर्व ये रैली कहां कहां से होकर गुजरेगी? तो हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर गुजरेगी। फ्रेंड्स इस रैली का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्र की सेवा में तैनात हमारे बहादुर सैनिकों द्वारा प्रदर्शित धैर्य और दृढ़ संकल्प को उजागर करते हुए देशभक्ति के संदेश का प्रचार प्रसार करना है। अब डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में।
जैसे कि फ्रेंड्स 1919, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में एक सभा चल रही थी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, जिसमें क्या किया गया था, जनरल डायर द्वारा बिना सोचे समझे गोली चलाने के आदेश दे दिए गए थे, जिसमें काफी व्यक्ति शहीद हो गए थे। ठीक है। 1942 का आप सभी को याद होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी कारगिल की लोकेशन देख लीजिए फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है, तो ये लेह लद्दाख में। कारगिल आप देख सकते हैं लद्दाख में पड़ता है। अच्छा, जब कारगिल युद्ध हुआ था तब ये जम्मू कश्मीर में था। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जो कारगिल वाला एरिया है ये किस में आता है, तो ये लद्दाख में आता है। ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जो सिंधु नदी है वो कहाँ से भारत में प्रवेश करती है। आगे डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे कारगिल युद्ध के बारे में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में हुए सशस्त्र संघर्ष को ही कारगिल युद्ध कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये लगभग 60 दिनों तक चला तथा 26 जुलाई 1999 में ये समाप्त हुआ था। इसलिए 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, तो इसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 में। असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स, तो ये 1 अगस्त 1920 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रेंड्स बंगाल का जो विभाजन था वो 1905 में हुआ था और गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा इसे किया गया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू की गई थी। सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये 1960 में हुआ था। किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किस नदी को लेकर हुआ था, तो सिंधु नदी को लेकर ये समझौता किया गया था। ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कि हाल ही में जो सिंधु जल को लेकर बैठक हुई है वो बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी, ये करंट का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में देंगे। ताशकंद समझौता कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये हुआ था 10 जनवरी 1966 को। किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ताशकंद समझौता। भारत की तरफ से किसने इसमें भाग लिया था, तो भारत के तत्कालीन उस समय जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसमें भाग लिया था। ठीक है। शिमला समझौता कब हुआ था, तो ये 2 जुलाई 1972 में हुआ था और किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता। उस समय यानी कि 1972 में भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो फ्रेंड्स आप सभी को ज्ञात होगा इंदिरा गांधी थी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है, तो फ्रेंड जो जेद्दा सुरक्षा है ना, तो जो जेद्दा स्थान है ये है सऊदी अरब में, यहीं पर ये सम्मेलन हुआ है। यानी कि जो जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन है इसे संपन्न किया गया है सऊदी अरब में। साथ ही मैं आपको बता दें कि इसमें प्रधान जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है ना जो बाइडेन वर्तमान में, उन्होंने भी इसमें भाग लिया था। कहाँ पर, सऊदी अरब में। ठीक है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जापान में हाल ही में G7 हुआ है। चाइना में 14वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता चाइना के द्वारा की गई है और अगला जो क्वाड होने वाला है, क्वाड की जो बैठक होगी वो ऑस्ट्रेलिया में होगी। आगे डिस्कस करेंगे सम्मेलन के बारे में, तो पिक में आप सभी इसकी पिक देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को।
इस सम्मेलन के बारे में अगर बात करें तो यह इस शिखर सम्मेलन में खाड़ी सहयोग परिषद और अमेरिका के नेताओं ने हिस्सा लिया था। सम्मेलन के दौरान नेताओं ने देश के बीच साझा ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला और सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? सभी क्षेत्रों में देशों के संयुक्त सहयोग को बढ़ावा देना है। आप तो बस याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जेद्दा जो हाल ही खबरों में रहा यह सम्मेलन था, ये कहाँ पर हुआ था, तो सऊदी अरब में हुआ था। सबसे पहले आप सभी मैप में लोकेशन देख सकते हैं सऊदी अरब की फ्रेंड्स। ये है सऊदी अरब जिसकी कैपिटल है रियाद। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईएनएस सिंधु ध्वज को कितने वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो फ्रेंड जो आईएनएस सिंधु ध्वज है इसे 35 वर्ष की सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि इससे पहले आईएनएस गोमती को भी सेवा मुक्त कर दिया गया था और इससे पहले आईएनएस खुर्की को भी सेवा मुक्त कर दिया गया है। डिस्कस कर लेते हैं आईएनएस सिंधु ध्वज के बारे में। तो फ्रेंड्स सिंधु ध्वज का अर्थ क्या होता है? समुद्र में ध्वज वाहक। सिंधु ध्वज CNS रोलिंग ट्रॉफी प्राप्त करने वाली एकमात्र पनडुब्बी है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनोवेशन के लिए इसे इस ट्रॉफी से नवाजा था और ये एकमात्र पनडुब्बी है जिसे रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। यह 1987 से सेवा में सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बी है और इसे रूस द्वारा निर्मित सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बी द्वारा यानी कि इसे रूस द्वारा बनाया गया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य जानकारी। भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत यानी कि आईएनएस निर्देशक को कहां से लॉन्च किया गया था? चेन्नई से। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो आईएनएस विक्रांत है। ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? आईएनएस विराट को। और आईएनएस विराट को किस देश से लिया गया था फ्रेंड्स? तो इसे यूके से लिया गया था। सागरिका क्या है? तो भारत की पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खबरों में रहे मेराज अहमद खां किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो फ्रेंड्स ये शूटिंग से रिलेटेड हैं और अहमद खां को आप सभी पिक में देख सकते हैं। हाल ही में इन्होंने क्या किया है? ISSF में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए ये न्यूज़ में बने हुए हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि सिंगापुर ओपन में महिला एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो PV सिंधु ने जीता है। PV सिंधु किस खेल से रिलेटेड हैं? तो याद रखेंगे बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। शतरंज के बारे में एक पॉइंट आप सभी को याद रखना है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर होने जा रहा है? तो ये चेन्नई में होने जा रहा है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने व्यक्तिगत प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। उनका जो संबंध है वो किससे है? तो शूटिंग से ये रिलेटेड है। साथ ही मैं आपको बता दें कि 2016 में रियो डी जेनेरियो में इन्होंने रजत पदक जीता था ओलंपिक में। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विटेक ने जीता है जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021-22 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो काजोल सरगर ने जीता था और ये भरतोलन से रिलेटेड हैं और ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। भारत के मुक्केबाज निकहत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीता था फ्रेंड्स? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बियॉन्ड द मिस्टी वेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड जो बियॉन्ड द मिस्टी वेल पुस्तक है ये लिखी गई है उत्तराखंड में धार्मिक जो मंदिर है ना उनके ऊपर लिखी गई है और इसकी जो लेखक है वो है IAS आराधना जौहरी। इसका विमोचन किसने किया है फ्रेंड्स? तो इसका विमोचन किया गया है उत्तराखंड के CM यानी कि पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स यह पुस्तक देश विदेश में उत्तराखंड के दिव्य मंदिरों को प्रमाणिक परिचय के रूप में जानी जाएगी। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि
गीतांजलि श्री बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स? तो आप सभी को याद होगा गीतांजलि श्री को किया गया था और ये बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय है। फ्रेंड, जो इनका जो उपन्यास था उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं, ये है गीतांजलि श्री जो कि भारतीय है और ये है डेजी रॉकवेल। उपन्यास का नाम क्या था? तो टॉम ऑफ सेंड था। ठीक है, इनके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द मेक मोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ द स्कॉट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जनरल जे सिंह है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया था हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है वर्तमान में। डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है? अश्वनी श्रीवास्तव है। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक किसके जीवन पर लिखी गई है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंट चैलेंज का शुभारंभ किसने किया है? तो फ्रेंड, जो स्प्रिंट चैलेंज है इसका जो शुभारंभ किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये जो इसका जो उद्घाटन किया गया है ना, वो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन के दौरान भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारतीय नौसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार हैं और भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रानिल विक्रमसिंघे किस देश के नए राष्ट्रपति होंगे? तो फ्रेंड, जो रानिल विक्रमसिंघे है ना, आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में इन्हें श्रीलंका में कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन जो इलेक्शन हाल ही में हुए हैं उनमें इन्होंने जीत दर्ज की है और ये अब नए राष्ट्रपति बन गए हैं। कहाँ के? श्रीलंका के। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंड्स? तो आप सभी को ज्ञात होगा जो बाइडन है। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? इसाक हर्जोग हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यू सुक योल बने हैं, जो कि हाल ही में नियुक्त किए गए थे। फ्रेंड्स, जो विक्रमसिंघे हैं ये नवंबर 2024 तक इस पद पर रहेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस समय श्रीलंका आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। मैप में आप सभी श्रीलंका की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड, जो ऑरेंज कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानियां हैं श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो कि प्रशासनिक राजधानी है, कोलंबो जो कि वाणिज्यिक राजधानी है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। मित्र शक्ति और सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास ये दोनों भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती हैं। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के उत्तरी प्रांत का एक हिस्सा है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड, जो खादी और ग्रामोद्योग है ना, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं मनोज कुमार, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं फ्रेंड्स। कौन बन गए हैं? तो मनोज कुमार बन गए हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो मनोज कुमार ने स्थान लिया है विनय कुमार सक्सेना का। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मनोज सोनी। अगर मैं आपसे पूछूं यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है या यूपीएससी के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज सोनी बने हैं। प्रदीप कुमार मोहंती ये कौन है फ्रेंड्स? तो आप सभी को ज्ञात होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा इन्हें लोकपाल अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। किन्हें सौंपा गया है? तो प्रदीप कुमार मोहंती को सौंपा गया है। डिस्कस कर लेते हैं खादी ग्रामोद्योग के बारे में। तो स्थापना 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अन्य नियुक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं रघुवेंद्र तंबर। सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के नए अध्यक्ष कौन है? टीएस त्रिमूर्ति हैं। संजीव बजाज ने वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? संजीव बजाज को।
पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, जिन्हें क्या बनाया गया है, तो प्रेस परिषद के अध्यक्ष के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है, रंजना प्रकाश देसाई को। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स ये खिताब जीत लिया है नीदरलैंड ने। किसने जीता है फ्रेंड? तो याद रखेंगे नीदरलैंड द्वारा इस खिताब को जीत लिया गया है। और किसे हराकर जीता है? तो अर्जेंटीना को हराकर ये खिताब जीत लिया गया है। साथ ही मैं आपको बता दें कि भारत इस विश्व कप में 9वें स्थान पर रहा है और इसका जो आयोजन किया गया था वो स्पेन और नीदरलैंड में किया गया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए किस नाम से नई सेप्टिक कार्य योजना तैयार की है? तो फ्रेंड जो नई योजना बनाई गई है वो नमस्ते योजना के नाम से बनाई गई है। सबसे पहले अन्य ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। मिशन अमानत ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो RPF द्वारा चलाया गया था, यानी कि रेलवे द्वारा इस अभियान को चलाया गया था। किस लिए चलाया गया? तो खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत की शुरुआत की गई थी। मेरी सहेली महिलाओं की सुरक्षा के लिए RPF द्वारा चलाया गया था। फ्रेंड्स इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान श्रमिकों की मौत को रोकने की अस्थायी समाधान पेश करना है। ठीक है, स्थायी समाधान। यह योजना 16 अगस्त 2022 से भारत के 500 शहरों में शुरू की जाएगी और यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, कब से शुरुआत की जाएगी इसकी? तो 16 अगस्त 2022 से 500 शहरों में इसे शुरू किया जाएगा। नाम याद रखेंगे, नमस्ते योजना इसका नाम है। किससे रिलेटेड है? तो सीवर और सेप्टिक टैंक से रिलेटेड है। डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? महुआ का। कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? सियाचिन। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर है? म्यांमार में है। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? ग्लूकोज। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? वायु कूपिकाओं के द्वारा। कौन सा कंप्यूटर वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? ENIAC। विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम है? रतौंधी। भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? लॉर्ड रिपन ने। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। किस काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी? नवपाषाण काल में। कल की क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। चर्चा में रहा ऑपरेशन नारकोस किससे संबंधित है? तो इसे रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था। DRDO ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ से किया था? चित्रदुर्ग कर्नाटक से किया गया था। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? हरे पादप बदलते हैं। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया अल्वारेज का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने सर्वाइवल कैंसर के खिलाफ QHPV नामक भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है और इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।